हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी सामाजिक विज्ञान की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। क्लास का पहली क्लास आपके अनु मैम ने ली थी और अनु मैम ने पहला पार्ट आपको पढ़ाया था, कब कहाँ क्यों कैसे, और उसका आधा पढ़ा दिया था। तो अब से आपको सामाजिक विज्ञान मैं पढ़ाऊंगा और जो पहला पार्ट का बचा हुआ हिस्सा है वो आज अपन पूरा करेंगे और आने वाले पार्ट भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आइए अपन जहाँ तक आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना था यहाँ से अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। तो पुराने टाइम पे कागज़ नहीं हुआ करता था, कलम नहीं हुआ करती थी, तो हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी। हाथ से पहले प्रिंट करने की प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी, तो हाथ से लिखी जाती, और हाथ से लिखी हुई उन प्राचीन किताबों को पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, यानी अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है, जिसे लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। मेन्यू मतलब हाथ से, स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई किताब, और जिसको हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये देखो, ये वाला आपको देख रखा, फिर ऐसे ब्राउन कलर का एक पन्ना सा होता था जो कि ताड़ पत्र कहलाता था, जो हिमालय में भुर्ज नामक पेड़ उसकी छाल से विशेष तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, और उनके ऊपर फिर कलम से लिखा जाता था। ठीक है, इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि देखो उन पेड़ों की बनाई गई है, तो ये क्या है कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकती, इनमें जल्दी कीड़े लग जाते थे इस तरह के पन्नों में, इसलिए कई तो नष्ट हो गई, कीड़ों ने खा लिया, और कुछ वैसे ही नष्ट कर दिए गए, कई उनको जला दिया गया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। बड़े बड़े पुस्तकालय प्राचीन टाइम के या फिर बड़े बड़े मंदिरों में ये पांडुलिपियाँ मिलती है, जिनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इससे पुराने टाइम पे कैसे राजाओं का जीवन कैसा था, लोग कैसी मान्यताएं रखते थे, कैसे व्यवहार होता है एक दूसरे से, औषधियाँ कौन सी पाई जाती थी, और विज्ञान ने कितना विकास कर लिया था, ये सब चीज़ें हमें इन पांडुलिपियों से जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। हमें कई महाकाव्य, काव्य मतलब बड़े बड़े ग्रंथ, और बड़े बड़े जैसे महाभारत रामायण हो गई, या बड़ी बड़ी कविताएं, नाटक भी हमें इन पांडुलिपियों में लिखे मिलते हैं, जो हमें प्राचीन काल के बारे में कई जानकारी देते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए शब्द भी हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों के लिए करते थे। तो कई जो बड़े विद्वान हैं वो तो संस्कृत और तमिल में लिखते थे, और कई विद्वान ऐसे भी थे भाई, ताकि लोग अच्छे से समझ सके, इसलिए प्राकृत भाषा यानी आम भाषा में भी पांडुलिपियाँ तैयार करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होता है? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जब चट्टान पर या कोई लोहे की सतह हो गई या धातु की सतह के ऊपर कुछ चीज़ गाड़ कर ठोक कर बना दिया जाए, कुछ लिखावट बना दी जाए औजारों से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभिलेख। और ऐसे अभिलेख में हमें कई मिले हैं जो प्राचीन कार्य के बारे में कई जानकारी देते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपनी आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण का मतलब हो गया गुदवा देना। ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। यानी कि कई बार राजा लोग आदेशों को ऐसे गुदवा देते थे ताकि ये लंबे समय तक रहे, क्योंकि पत्थर और धातु जल्दी से नष्ट नहीं होता और उसके ऊपर लिखा हुआ संदेश लंबे टाइम तक रहता है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं और तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। तो कई ऐसे भी मिलते हैं जो राजा रानी आपस में कैसे रहते थे, किस तरह के वस्त्र पहनते थे, स्त्री पुरुष में कैसे संबंध होते थे। तो ये सब दर्शाने के लिए भी कई ऐसे अपन को अभिलेख मिलते हैं जो प्राचीन काल के बारे में जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जैसे उदाहरण कि कभी कोई अगर राजा को युद्ध जीतता था तो उनका अभिलेख बनवाता था, यानी उनके बारे में जानकारी गुदवाता था पत्रों पर या धातुओं पर, ताकि लंबे समय तक ये याद बन के रहे और आने वाली पीढ़ी में बताए कि इस राजा ने कितना महान कार्य किया, कैसे वीरतापूर्वक युद्ध को जीता।
क्या तुम बता सकती हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? तो कठोर सतह पर यह है कि कठोर सतह जल्दी से नष्ट नहीं होती, लाख मतलब सैकड़ों सालों तक ऐसे कैसे रहती है, इसलिए उसके द्वारा लिखे गए संदेश आने वाली पीढ़ी तक ऐसे कैसे पहुंचाए जा सकते हैं। और कठिनाइयाँ क्या आती है? तो इस पे लेख लिखने के लिए हमें विशेष औजार की ज़रूरत होती है, विशेष कला की ज़रूरत होती है, आप ऐसे ही इनके ऊपर गुदवा नहीं सकते, तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो प्राचीन काल की वस्तुओं का अध्ययन करके उसके बारे में जानकारी बताए, पुराने समय के बारे में जानकारी बताए, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, यानी पुराने टाइम की जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, उनके बचे अवशेष, क्योंकि अब तक तो वो टूट चुकी होंगी, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। पुराने प्राचीन काल के मिले हुए चित्र या मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब सैकड़ों सालों में क्या होता है, ज़मीन के नीचे कई चीज़ें दब जाती हैं, दाब दी जाती हैं, तो खुदाई करके भी इन चीज़ों का, आभूषणों का या औजारों को प्राप्त करते हैं और उससे प्राचीन काल के बारे में कई जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु से बनी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही तत्व होते हैं जो जल्दी नष्ट नहीं होते और इतने लंबे टाइम तक रह सकते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो पुराने जो जानवर है उनकी हड्डियों से पता लगता है कि पहले कैसे जानवर रहा करते थे, तो उन्हीं को लोग खाए होंगे, कैसे चिड़ियाँ, कैसे मछलियाँ होती थी, या फिर अभी के जीव कैसे पुराने जीवों से मतलब बदलाव होकर बने हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि वनस्पति जल्दी गल जाती है। जो कीटाणु होते हैं, मतलब जो कीट होते हैं, वो जल्दी क्या करते हैं, वनस्पति को खाकर मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। यह यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जलने के बाद राख जल्दी से नष्ट नहीं होती, इसलिए वो अगर मिल जाती है तो उससे अपन प्राचीन काल की जानकारी निकाल सकते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो कपड़े नहीं मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि कपड़े जल्दी से कीटाणुओं, कीट, पक्षी या जो कीट हैं उनके द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पांडुलिपि, अभिलेख या पुरातत्व से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? स्रोत। ऐसा स्रोत जो हमें जानकारी देगा इतिहास के बारे में, इतिहास की कहानियों को हमें बताएगा। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविद वो होता है जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करे, और इतिहासकार जो पुरातत्वविद जो मतलब पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने का जानकारी देते हैं, उसको काम में लेकर इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। तो जो भी कोई चीज़ मिलती है तो उससे के बाद हमारी मतलब हमारा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, और फिर जो भी चीज़ मिलती है उससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन टाइम में ऐसा ऐसा रहा होगा। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग कर सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक जासूस कोई भी सुराग मिलता है उससे घटना कैसे हुई, किसने क्या किया, वो जानने का प्रयत्न करता है, वैसे ही पुरातत्वविद और इतिहासकार भी पुराने टाइम की जो चीज़ें मिलती है उससे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। अब बात करते हैं अतीत एक या अनेक। हर इंसान का अतीत एक जैसा या अलग अलग है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक के बारे में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। हमारे अतीत मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग अतीत हो सकते हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग लोगों का अतीत अलग अलग था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों से बहुत भिन्न था। जो आम लोग थे जैसे पशुपालक और कृषक, तो उनका जीवन अलग तरह का था, और राजाओं का और शिल्पकारों का जीवन अलग तरह का था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे,
और उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो पहले भी अलग अलग तरह के लोगों का जीवन यापन करने का अलग तरीका था। जैसे आज अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो हैं उसके लोग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो अलग तरीके से नौकरी करके पैसा कमा के अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो पहले के टाइम पे भी राजाओं का और आम लोगों का जीवन जीने का तरीका भिन्न भिन्न था। उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में एक सेकंड। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। पहले के टाइम पे एक अंतर ये भी था प्राचीन लोगों में कि जो राजा लोग होते थे वो अपनी जो भी विजय गाथा उसका लेखा जोखा रखते थे, और जिससे आज हमें जब वो लेखा जोखा मिलता है तो उससे हम उनकी जीत और युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो भी वो जैसे आम आदमी शिकारी है या कृषि करने वाला है वो अपने काम जो भी करता है तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखता, इसलिए हमें उनकी कोई किताबें नहीं मिलती और उनके अतीत के बारे में हम ज़्यादा जान नहीं पाते। तो इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि अलग अलग तरीके के लोगों का अतीत अलग अलग तरह का रहा है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद तो मिलती है, हालांकि अभी भी हम उसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि उनके ज़्यादा स्रोत नहीं मिलते हमें जानकारी के, इसलिए उन लोगों के बारे में हम जो पुराने शिकारी या छोटे लोग आम आदमी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। जबकि राजाओं के हमें प्रत्येक जानकारी मिलती है, क्योंकि वो हर चीज़ को एक वस्तु के रूप में इकट्ठा रखते थे, बड़ी बड़ी अभिलेख बनवाते थे, लिपियां बनवाते थे, अपनी विजय गाथाओं को लिखवाते थे, इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा पता रहता है। अब आता तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह की कोई वर्ष बताओगे कि भाई आज इतनी तारीख, ये महीना और 2020 चल रहा है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। कहते हैं कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन पहला साल माना गया था, उसके बाद 100 साल हुए, फिर 1000 साल हुए, फिर 1900 हो गया, फिर 2000 आ गया, अब 2020 हो गया। अतः 2000 वर्ष का कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म को 2000 वर्ष के बाद से है, यानी कि अभी हमारा मान लो 2020 चल रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद 2020 साल हो चुके हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईपू, ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। देखो कई तारीख ऐसे पढ़ी होगी आपने, 1926 ईपू या नहीं 2500, जैसे 225 ईपू, 327 ईपू। तो वो मतलब क्या होता है कि ईसा मसीह से पूर्व कितने साल, जैसे 225 ईपू का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 225 साल पहले। तो ईपू में जो संख्या जितनी बड़ी होती है, जो सन जितनी बड़ी होती है, वो उतनी ही दूर होती है, उतनी पुरानी होती है। जबकि नॉर्मल जो अपन पढ़ते हैं एडी, तो उसमें जो संख्या होती है वो उतनी ही पास की होती है। जैसे अगर बात करें कि 500, जैसे मान लो 2019 है तो वो बिल्कुल पास का हो गया, लेकिन अगर मैं 2019 ईपू बोलूँ यानी ईसा मसीह के जन्म के 2019 साल पहले, तो वो उतना ही पुराना समय माना जाएगा। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। हम क्या मानेंगे, 2000 को अपना आरंभिक बिंदु और पूरी पुरानी तिथियों के बारे में उल्लेख करेंगे। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, अतीत के बारे में क्यों जानना जरूरी है, कैसे जानते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अगली क्लास में आपको इसके प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, उनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नई सामाजिक विज्ञान की कॉपी बनाकर जैसे हर साल बनाते हैं वैसे करेंगे। साफ साफ राइटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जब स्कूल आओगे तो आपका ये काम चेक होगा और हो सकता है कि जल्दी आपके फर्स्ट टेस्ट भी हो जाएं, इसलिए आप इसको याद करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।